जो किसी से डरता नहीं, खबर से समझौता करता नहीं, बेबाक है उसकी जुबान और बेखौफ है अंदाज। खबरों की दुनिया का नया बाजीगर केशव पंडित। नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित। आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल और इस वक्त आप हमारा खास प्रोग्राम देख रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। और हमारे आज के खास मेहमान हैं श्री नारायणी सेवा ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष और ग्रामीण समन्वयक, मुख्यमंत्री लघु एवं कुटीर उद्योग विकास बोर्ड रांची के शाही अध्यक्ष रंजीत प्रसाद राय जी। रंजीत प्रसाद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। जिस मुद्दे को आप लेकर के आए हैं वो मुद्दा ये है कि झारखंड के 32,620 विलेज कोऑर्डिनेटर को 2017 से अभी तक मानदेय ही नहीं मिला है जी। इसमें क्या सच्चाई है जी? मैं आपके माध्यम से और सरकार, झारखंड सरकार और सभी दर्शकों को और विलेज कोऑर्डिनेटरों को मैं विस्तार से बताना चाहता हूं कि वर्ष 2017 में झारखंड सरकार का एक उपक्रम जो कि मुख्यमंत्री लघु कुटीर उद्योग बोर्ड के नाम से गठित किया गया और यह सोसाइटी एक्ट 1860 से रजिस्ट्रेशन है, जिसमें कि 13 संसदीय समिति भी गठित किया गया है। इस संसदीय समिति में जो है अध्यक्ष हमारे सीएम साहब होते हैं। उस समय तत्कालीन सीएम जो थे रघुवर दास जी, वो अध्यक्ष थे और अभी इसमें हेमंत सोरेन जी अध्यक्ष हैं। इसमें जो है सचिव, मुख्य सचिव हैं और सरकार की ओर से जो है इसमें पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं, जिसमें कि 4 डिप्टी डायरेक्टर का भी नियुक्ति किया गया है। 24 जिले में जिला कोऑर्डिनेटर का नियुक्ति किया गया है और 263 प्रखंड में प्रखंड कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। और इसी प्रक्रिया और इसी सभी तरह नियम का पालन करते हुए झारखंड के 32,620 विलेज कोऑर्डिनेटर को नियुक्त किया गया है, जबकि विलेज कोऑर्डिनेटर को छोड़ के सभी को मानदेय वेतन प्राप्त है और अभी तक मिल रहा है। लेकिन विलेज कोऑर्डिनेटर को ना सेवा मुक्त किया गया है, न किसी प्रकार का सूचना दिया गया है और न मानदेय दिया जा रहा है, न किसी प्रकार से कार्य लिया जा रहा है। और बोर्ड तो इस तरह का रवैया अपना रहा, विलेज कोऑर्डिनेटर आवेदन लेना भी ये जो है वो मुनासिब नहीं समझते हैं। और हम लोग 6 फरवरी 2020 को माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अपने टीम के साथ सीएम आवास में उनसे मुलाकात की है, उनको लेटर भी दिए। उनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि विलेज कोऑर्डिनेटर को जो है बहुत जल्द मानदेय का भुगतान किया जाएगा। इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बोर्ड से रिपोर्ट मांगा गया था। बोर्ड के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को रिपोर्ट सौंपा गया है। हमारे द्वारा पीएमओ में एक कंप्लेंट दर्ज कराए थे, जो कि पीएमओ से केस को डिस्पोज करके झारखंड सरकार के पास भेजा हुआ है। और झारखंड सरकार के द्वारा हम लोगों को अभी तक किसी प्रकार से कोई लिखित सूचना या मौखिक या किसी भी सूचना या मीडिया के माध्यम से हम लोगों को प्राप्त नहीं हुआ है। तो इसमें जो है मुख्यमंत्री की अभी तक कहीं कोई कार्रवाई नहीं, या फिर जो स्थानीय जो विधायक है, स्थानीय जो सांसद हैं, उन लोगों का क्या कहना है? क्या उनको शिकायत नहीं दी गई इस मामले में? जिम्मेदारी उनकी भी उतनी ही बढ़ जाती है। देखिए, आप केशव जी, आपके माध्यम से मैं झारखंड सरकार को सूचना देना चाहता हूं कि आप जो झारखंड जिस तरह से संचालन कर रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं बेरोजगार युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है। आप एक तरफ दिखाते हैं कि युवाओं को हम रोजगार दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं, और जो 32,620 विलेज कोऑर्डिनेटर दर की ठोकरें खा रहा है, आपके पास आवेदन लेके घूम रहा है, डीसी साहब के पास जा रहा है,
जीएम के पास जा रहा है, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, जिला कोऑर्डिनेटर को बोला जा रहा है, बोर्ड में आवेदन लेने के लिए तैयार नहीं है। टीम के साथ हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की है, पर पीएमओ से केस डिस्पोज होकर सीएमओ में ट्रांसफर हुआ, लेकिन कहीं न कहीं माने ऐसा लगता है कि विलेज कोऑर्डिनेटर का किसी तरह से कोई वैल्यू सरकार के नज़रों में नहीं है, और इसमें हमको नहीं लगता है कि ये पहल कर सकते हैं। तो इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से सभी जनप्रतिनिधि जो सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके तक यदि ये चैनल के माध्यम से हम लोगों का आवाज़ वहाँ तक पहुँचता है तो हमारा निवेदन होगा कि अति शीघ्र सभी विलेज कोऑर्डिनेटर का मानदेय का भुगतान किया जाए। और सबसे अहम बात यह है केशव जी कि जिस प्रारूप से सभी बोर्ड के सभी पदाधिकारियों का नियुक्ति हुई है, उसी प्रक्रिया से विलेज कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति हुई है, जबकि जिला कोऑर्डिनेटर हो, प्रखंड कोऑर्डिनेटर हो या डिप्टी डायरेक्टर हो या बोर्ड का कोई भी कर्मी हो, सभी को मानदेय प्राप्त है। दूसरी बात यह है कि बोर्ड के द्वारा 90 लाख रुपया का मधुमक्खी पालन हेतु बॉक्स के लिए फंड आवंटित किया गया था, ये बोर्ड के द्वारा हम लोगों को उपलब्ध नहीं कराया गया। दूसरी बात कि 200 रुपये प्रत्येक विलेज कोऑर्डिनेटर के लिए तो सरकार ने बोर्ड को पेमेंट करने के लिए दिया। कुछ विलेज कोऑर्डिनेटर को पेमेंट किया चेक के माध्यम से, कुछ खाता के माध्यम से, वो भी पैसा समुचित सही ढंग से वितरण नहीं किया गया है। इसमें बोर्ड का जो आला अधिकारी है, इसमें मिली भगत के तहत विलेज कोऑर्डिनेटर को नजरअंदाज कर रहा है। इसलिए विलेज कोऑर्डिनेटर को यदि हम लोग वैल्यू देंगे तो हम लोग जो अभी गबन कर रहे हैं इसका पर्दाफाश होगा। 90 लाख रुपये का मधुमक्खी पालन हेतु बक्से के लिए सरकार की ओर से बोर्ड को दिया गया, उसमें हम लोगों को एक भी बक्सा नहीं प्राप्त हुआ है, किसी भी तरह का कोई फंड नहीं। और बोर्ड में जब हम लोग गए थे तो वहां से बोर्ड का जो डिप्टी डायरेक्टर हैं और सीईओ हैं, हम लोगों को धमकी दिया गया कि आप लोगों पर एफआईआर करेंगे, आप लोगों को जेल भेजेंगे। विलेज कोऑर्डिनेटर जो है आर्थिक स्थिति से एकदम बहुत चरमरा गया है और ऐसी धमकियों का सामना विलेज कोऑर्डिनेटर नहीं कर पाया, जिसके कारण से विलेज कोऑर्डिनेटर घर में बैठा हुआ है, किसी तरह का कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं होता है कि हमको बोर्ड के द्वारा फंसा दिया जाएगा। 32,620 है कि आप नियम घेराव आप कीजिए, आप सांसद का, विधायकों का आप घेराव कीजिए, इन सब चीजों के लिए तो आप जो है स्वतंत्र है ना, क्योंकि आपको जो है आपका संविधान स्वतंत्रता देता है, उनको तो गैर आजादी नहीं देता है। क्योंकि ऐसे लोग जो तो केवल धमकी देते हैं, उनकी तो रोजी रोटी चल रही है, उनकी कमाई चल रही है, उनके तो धंधे चल रहे हैं। उन्होंने तो अपने जो है जो सरकारी आवास है उनको कोठा बना के रख दिया हुआ है। कोठे पर आप जाइए, चढ़ावा चढ़ाएंगे तभी आपका काम होगा। तो ऐसे जो कोठे के जो ठेकेदार हैं वो कोई अधिकारी नहीं है, संविधान के शपथ जरूर लेते हैं, लेकिन उन लोगों के खिलाफ हमें हर बार बोलना पड़ता है। वजह इस देश में गोदी मीडिया के पत्रकार भले ना बोले, लेकिन हम जैसे लोगों को बोलना इसलिए पड़ता है कि इस देश में जो मुद्दे जरूरी हैं ही नहीं उनको उठाया जा रहा है। 32,620 घर कैसे चल रहे होंगे ये देखने वाली बात है। और ये बड़े मीडिया चलाए न चलाए, लेकिन झारखंड की मीडिया को कम से कम देखना चाहिए, कम से कम उनकी आवाज उठानी चाहिए और तब तक उठानी चाहिए। 24 घंटों में 10 मिनट तो कम से कम दे लीजिए। उनमें कितने लोगों ने आत्महत्या की होगी, कितने लोग बेघर हो गए होंगे, कितने लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। 2017 से लेकर के 22 तक जो है 23 लग गया है। ऐसे में सरकार से प्रश्न ये पूछना चाहिए, वो मीडिया उसकी गोद में बैठ करके सरकार के खेल रही है, तो कुछ नहीं किया जा सकता है। और सिस्टम तो हमेशा से बिका हुआ रहा है। सिस्टम में हमेशा से क्रांतिकारियों के खिलाफ ही जो है ये लोग लड़े हैं। ये सिस्टम को तो मैं मानता ही नहीं हूँ कि ये कोई इसको मानना ही नहीं चाहिए। इस देश के लोगों ने, इस देश में तो चलन और प्रचलन बंद हो गया है। मैं हमेशा कहता हूँ, अच्छा काम करे तो फूलों की माला पहनाओ, गलत काम करे तो जूतों की माला पहनाओ, और ज्यादा गलत करे तो उसको जो है आधा सिर घोट के, काली पोत के, गधे पर बिठा के जब घुमाना शुरू करेंगे तब लगेगा कि इस देश में कुछ कहीं ना कहीं क्रांति उठ रही है। जरूरी है कि हम सिस्टम को सिस्टम समझ रहे हैं। इस गालीबाज, इस धमकीबाज सिस्टम को काली पोत करके नगर भ्रमण कराने की अब आवश्यकता है और सभी क्रांतिकारी अगर एकजुट हो जाए तो ये कोई असंभव नहीं है। जब अंग्रेजों के अत्याचार जो है नहीं यहाँ इस देश में ज्यादा रुक पाए तो क्रांति की एक जरूरत है। अगर यही 32,620 है
कितने अधिकारी होंगे? 10 या 20 होंगे? मैं कहता हूँ 100 या 200 होंगे, 300 होंगे, 600 होंगे, 2600 होंगे, 32,620 हैं। अगर एक एक भी पकड़ेंगे ना तो चड्डी और बनियान तक उनको बचाना मुश्किल हो जाएगा। मैं ये दावे से कहता हूँ कि 32,620 जिस घर में घुस के बैठ गए, आप घेराव कर दीजिए उन चीजों के। इन लोगों को निकलने मत दीजिए जब तक ये साइन न करें। पैसा कहीं से भी लाइए, मेहनत का है, फ्री का तो मांग नहीं रहे हैं। जी केशव जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी भारतवासियों को ये सूचना दे रहा हूँ कि हम लोग बहुत जोर शोर से धरना प्रदर्शन और आंदोलन की तैयारी में थे और कर रहे थे, लेकिन बीच में बोर्ड के द्वारा एक साजिश हम लोगों को के तहत जो है धरना प्रदर्शन को विराम दिलवाया गया। जिला कोऑर्डिनेटर जो हम लोगों के हैं उनके द्वारा हम लोगों को कहा गया कि आप लोग धरना प्रदर्शन ना करें, हम लोग जो है अच्छे व्यवस्था के साथ सरकार के पास जाएंगे और विलेज कोऑर्डिनेटर को है मानते हेतु जो है हम लोग अपना कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन हम लोगों का धरना प्रदर्शन बंद कर दिया गया। कोविड-19 के कारण हम लोग भी स्थगित हो गए और इनका जो है साजिश कामयाब हो गया। लेकिन केशव जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, श्री नारायणी सेवा ट्रस्ट ऐसी ट्रस्ट है जो कि हर मुद्दे को उजागर करके सरकार तक पहुंचाएगा और अन्याय के साथ नहीं है, न्याय के साथ में है। इसलिए हम जो है भारत भ्रमण का यात्रा हम लोग मार्च में निकाल रहे हैं और मुख्य मुद्दा हमारा होगा कि झारखंड में 32,620 विलेज कोऑर्डिनेटर के साथ अन्याय है, क्या देशवासियों ये सहन करेंगे? मैं पूरे देशवासियों को इस मुहिम में शामिल करूंगा। झारखंड में 32,620 विलेज कोऑर्डिनेटर है जो कि आर्थिक स्थिति से बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा है। उनको न्याय दिलाने के लिए झारखंड सरकार को आप लोग अवगत करावें। आप तमाम मीडिया प्रभारी जितने भी हैं, जो भी जनप्रतिनिधि हैं, हमारी आवाज आज तक पहुंचे, आपके यहाँ पहुंच रहा है तो झारखंड के माननीय हेमंत सोरेन जी को इस बात से अवगत कराएं कि क्या दोष क्या कसूर उस 32,620 विलेज कोऑर्डिनेटर का, जो कि आप सत्ता शासन में रहते हुए अब स्वतंत्र में मुझे लगता है कि आपको पूर्व मंत्री से भी सवाल करना चाहिए, पूर्व मुख्यमंत्री से भी मिलना चाहिए कि अगर आप कोई ऐसी व्यवस्था करके गए होते तो ये जो है बेघर न हुए होते। क्यों फर्जी स्कीमें आप लाते हो, क्यों आप फर्जी दिलासे देते हो? तो आपके पास पैसा है ही नहीं, आपको शौक चढ़ा है क्या? सिर्फ जीतने के लिए आप ये कुछ हरकतें ये मुख्यमंत्री आकर के जो है करते हैं, ओछी हरकतें जो है ये मुख्यमंत्री आकर के करते हैं, तो इन पर जो है क्या लगाम नहीं लगनी चाहिए? क्या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को इनको बैन नहीं करना चाहिए? ऐसे नेताओं को तो तड़ी पार करना चाहिए, झूठ बोलते हैं, जनता को गुमराह करते हैं और लोगों को धोखा दे रहे हैं लगातार। जी, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सीबीआई, ईडी, सारे जो जांच एजेंसी है, मैं उनसे आग्रह करता हूँ हाथ जोड़ के, यदि मुख्यमंत्री लघु कुटीर उद्योग बोर्ड रांची का यदि जांच सही तरीके से हो जाए तो दर्जनों की संख्या में पदाधिकारी जो है जेल में रहेंगे। मैं दावे के साथ कहता हूँ 32,620 विलेज कोऑर्डिनेटर का जो हक है वो कुछ पदाधिकारियों के द्वारा गबन किया गया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ सभी जांच एजेंसियों से कि आप इस बोर्ड का सही से जांच करिए। दर्जनों की संख्या में पदाधिकारी जेल में रहेंगे। मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं 2017 से विलेज कोऑर्डिनेटर का नेतृत्व करता हूं और सभी तरह से सभी विषयों से मैं अवगत हूं। इस विषय में जो है विलेज कोऑर्डिनेटर को दबा दिया गया है, इसकी आवाज को ऊंचा नहीं जगह तक पहुंचने दिया जा रहा है कि कुछ पदाधिकारी उसमें भ्रष्ट पदाधिकारी है, गबन करके बैठे हैं, इसलिए विलेज कोऑर्डिनेटर को दबा दिया जा रहा है। लेकिन ये एक जगह की समस्या नहीं है, ये तमाम जगहों की समस्या है। मुख्यमंत्री आते हैं, प्रधानमंत्री पद के दावेदार आते हैं, चाहे वो विधायक पद के दावेदार हो या फिर सांसद पद के, केवल वोट मांगने के बाद में ये भिखारी जितने हैं ये 5 साल के लिए कहाँ विदा हो जाते हैं ये समझ में नहीं आता। मैं हमेशा इनको भिखारी इसलिए बोलता हूँ अपने नेटवर्क पर, ये भिखारी ही हैं। 5 सालों में इनको केवल वोट की भीख याद आती है, उसके बाद में अगर आप जाएंगे तो इनसे बड़ा कोई व्यक्ति नहीं। आपकी औकात कैसे हो गई हमारे घर के बाहर आने की? क्या आपने परमिशन लिया था मेरे घर के बाहर आने का? ऐसे हरामखोर भिखारियों के लिए तो मुझे लगता है कि हर घर में एक नेम प्लेट लगा देनी चाहिए वोट के टाइम, और एक खास करके उनके लिए जो सत्ता में रहते हैं कि आप इस गली से गुजरने के लिए पहले परमिशन लीजिए, इस गली वालों से, मोहल्ले वालों से, गांव वालों से, कि आपको घुसने की परमिशन है भी
या नहीं है। अगर आप अपने घर के बाहर, आपसे मिलने के लिए हमें परमिशन की जरूरत है, तो हमारा वोट मांगने के लिए भी आपकी परमिशन हमसे लिखित पहले मंगवाइए, अपने किसी प्रतिनिधि को भेजिए। अगर हमारी परमिशन होगी तो आपको आने देंगे, आपको सुनेंगे, नहीं तो हमारी इच्छा नहीं है तो नहीं सुनेंगे आपको। तो कुछ तो बदलाव जनता को करने होंगे। संविधान सब कुछ नहीं होता है। संविधान को कौन मानता है? कोई नहीं मानता है। संविधान की शपथ लेने वाले संविधान को तोड़ रहे हैं। एक अनपढ़ शिक्षा, एक अनपढ़ जाहिल एक एजुकेशन मिनिस्टर बिहार का, ये कहता है कि रामचरितमानस जो है दंगे फैलाता है, भड़काऊ बयान दे देता है। तो ऐसे मिनिस्टर बाहर घूम रहे हैं। यही बयान अगर किसी और धर्मग्रंथ के लोगों ने दिया होता, किसी धार्मिक मुद्दा बना करके पेश कर दिया जाता है। लेकिन ऐसे जाहिल लोग जो है आकर के किसी भी महाकाव्य पर, किसी भी पवित्र पुस्तक पर सवाल उठाते हैं और अनाप शनाप पंच कुछ भी बकने लगते हैं। तो ऐसे लोग जो है, जो शिक्षा मंत्री हैं, नाम तो एजुकेशन मिनिस्टर पढ़ गया है, पढ़े कितना है और क्या क्या पढ़ा है उसने, उसके उस बयान से पता लग जाता है कि ये क्या सरकारों में रहने के लायक भी हैं ये नालायक मंत्री, या इन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जब इन पर कार्रवाई ही नहीं होती है, यही वजह है कि ऐसे नालायक मंत्रियों को, ऐसे नालायक नेताओं को हम अपने सिर पर बिठाते हैं। वो हमें सुनना ही नहीं पसंद करते हैं, वो चाहते ही नहीं। वो कहते हैं वोट एक बार मिल जाए उसके बाद हमें जरूरत ही नहीं है। हम तो केवल वादा देने आए थे। आपको पूछा था कि चाय पियोगे या नहीं, मिलेगी उसका जवाब नहीं है। आप हाँ करो तो भी नहीं मिलेगी और ना करो तो भी नहीं मिलेगी। मतलब वो केवल हमारा काम अब पूछने कराया गया है। तो ये चुनावी बातें तो सिर्फ जुमले हैं, इनमें कहा जरूर जो जाता है वो उस पर अमल नहीं किया जाता है। इनका जो घोषणा पत्र है वो अगर सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा लगाया जाए कि अगर एक भी कार्य आप नहीं कर पाते हैं तो आपको उसी क्षण, उसी महीने, और समय आप दीजिए कितने समय तक करेंगे, क्या आपकी जो है किस तरह से आपकी तैयारी है, तो इनको महाभियोग लगाकर इनको हटा देना चाहिए। तो मैं तो ये दावे से कहता हूँ कि ये मुख्यमंत्री हों या फिर वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हों, लोग हटेंगे अगर वो अपना कार्य नहीं कर पा रहे हैं तो। लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेने की जरूरत है, देशवासियों को भी जागने की जरूरत है। केवल हिंदू मुस्लिम जरूरी नहीं है कि हिंदू मुस्लिम से पेट किसी का भरे। हिंदू मुस्लिम करना सिर्फ केवल जरूरी है जहां पर आवश्यक है, वहां हिंदू मुस्लिम में होना चाहिए, बहुत सारी जगहों पर, लेकिन हर जगह हिंदू मुस्लिम। यहाँ पर क्या तमाम हिंदू संगठन, मुस्लिम संगठन, दलित संगठन, जितने भी ये फर्जी संगठन बने हुए हैं, इनको मैं फर्जी बोलता हूँ। क्या इस लड़ाई में एक साथ नहीं आ सकते? क्या इस लड़ाई में एक साथ खड़े नहीं हो सकते? क्या उन 32,620 लोगों में क्या मुसलमान नहीं है, क्या दलित नहीं है, क्या ब्राह्मण नहीं होंगे, क्या राजपूत नहीं होंगे? तमाम लोग होंगे। तो ये जी आवाज पहुंची आप तक? जी हाँ, क्या कहेंगे आप इस पर जो है कि क्या इन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी संगठन है आपस में भाई भाई का ये जो फर्जी नारा जो दिया जाता है इस देश को, क्या ऐसे समय में खड़े होने की जरूरत नहीं है? क्या ये जो 26,000 जो ये 32,620 हैं, ये क्या किसी के भाई बहन नहीं है? कौन सी लड़ाइयाँ ये लोग लड़ रहे हैं? ये जो जितने फर्जी देश में संगठन चल रहे हैं, कम से कम आप लड़ाई तो लड़ रहे हैं। आप ये तो नहीं कह रहे हैं कि मैं दावा कर रहा हूँ कि आपको न्याय मिलेगा ये, लेकिन लड़ाई तो लड़ूंगा क्योंकि जरूरी है। चाहे वो नारायण सेना हो या कम से कम हम उनके नाम से चल तो रहे हैं। जी केशव जी, मैं आपके बातों का समर्थन करता हूँ कि देश में जो है योग्यता के अनुसार सांसद, विधायक, मंत्री बनना चाहिए, क्योंकि एक जिला चलाने में जो IAS होते हैं उनको बहुत कड़ी परीक्षा और इंटरव्यू से गुजरना पड़ता है। क्या फायदा उसका? एक IAS नहीं, उसका फायदा क्या? इस देश के अंदर जितने भी IAS IPS हैं वो इस समय क्रीम नहीं है, देश की आइसक्रीम है, उनको चाट रहे हैं मिनिस्टर बाकायदा जीप लगा के। तो उनकी पढ़ाई का क्या फायदा है? जो वो अपनी योग्यता का खुद फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। तो ऐसे IAS IPS को तो मैं कहता हूँ नौकरी से त्याग पत्र दे देना चाहिए। जो 8वीं क्लास 5वीं क्लास या अनपढ़ नेताओं के नीचे काम कर करके उनके आगे यस सर बोल रहे हैं, हर काम में हाँ बोल रहे हैं। अरे जनता से आप
तो आप करिए ना, जनता से बात कीजिए, जनता की समस्याओं पर आप काम करिए। अगर आपने दिन रात पढ़ाई की, आपको कौन हटाने वाला है भाई? सुप्रीम कोर्ट में आपको ज्यादा ज्यादा महीने 2 महीने के लिए बर्खास्त किया जाएगा या आपको सस्पेंड किया जाएगा, कुछ भी किया जाएगा, उसकी एक प्रक्रिया है। इन अनपढ़ नेताओं के नीचे, जाहिल नेताओं के नीचे काम तो नहीं करना पड़ेगा। एक IAS अगर काम कर रहा है तो मैं ये समझता हूँ एक अनपढ़ की जाहिल बातों का भी समर्थन करता है तो जाहिल IAS हो सकता है, पढ़ा लिखा नहीं हो सकता है। मैं नहीं समझता हूँ, मैं तो ये कहता हूँ कि धंधा करने के लिए उसने पढ़ाई की है, और धंधा करने के लिए, गलत काम करने के लिए कोई व्यक्ति चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, वो अपराधी है। और ऐसे अपराधियों के लिए देश में कोई देशभक्ति नाम का चैप्टर नहीं खुला हुआ। ठीक, देखिए जहाँ तक बात है कि इस मुहिम में हमारे सभी संगठन से मैं आग्रह करूंगा, चाहे किसी भी समुदाय का संगठन हो, सभी से मैं आग्रह करूंगा कि इस 32,620 विलेज कोऑर्डिनेटर के प्रति आप लोग ऐसे रवैये को अपनाएं जिससे सभी को लाभ हो, और झारखंड सरकार को अविलंब इस पर कार्रवाई करते हुए सभी विलेज कोऑर्डिनेटरों का मानदेय बकाया वो भी भुगतान किया जाए और नियमित रूप से उनका मानदेय जो है लागू कर दिया जाए। और यदि आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से केशव जी, आपका बहुत बड़ा योगदान है विलेज कोऑर्डिनेटरों के प्रति कि आपके द्वारा इस मुद्दे को उठाया गया, सरकार के पास जाएगा, ठीक है ना, इससे तो लाभ होगा ही। सभी विलेज कोऑर्डिनेटर की ओर से मैं आपको धन्यवाद देता हूं और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि श्री नारायणी सेवा ट्रस्ट के सभी पदाधिकारीगण और सदस्यगण सभी विलेज कोऑर्डिनेटरों के साथ है और इनको उचित न्याय दिलाने के लिए जो भी उचित कानूनी कार्रवाई के तहत हम लोग आगे बढ़ेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। मार्च तक सरकार को हम लोग समय देते हैं। यदि मार्च तक झारखंड सरकार के द्वारा उचित आश्वासन प्राप्त नहीं होता है तो अप्रैल महीने में हम लोग भारत भ्रमण की यात्रा निकालेंगे और उसको हम लोग इस मुद्दे को रखेंगे और सके तो भारत बंदी का भी हम लोग आह्वान करेंगे। परमिशन लेने के बाद ये प्रक्रिया जो है हम लोग अप्रैल महीने से करेंगे और श्री नारायणी सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष होने के नाते में समय एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, समय एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, ब्रेक एक लेते हैं और उसके बाद में ये कार्यक्रम अभी जारी रहेगा। हम अपने दर्शकों से कहेंगे कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, रंजीत प्रसाद जी लाइव है और ब्रेक के बाद हम जुड़े रहेंगे। सलोनी, इतने दाग, धुल जाएंगे और कीटाणु का क्या? मासी ऐसा गुस्सा करेंगी मामा। आज दाग के साथ कीटाणु हटाना भी जरूरी है। नया फेना जर्म क्लीन जो सिर्फ दाग नहीं हटाए 99% तक कीटाणु भी। ये लैब से प्रमाणित है, इसलिए फेना ही लेना। जो किसी से डरता नहीं, खबर से समझौता करता नहीं, बेबाक है उसकी जुबान और बेखौफ है अंदाज। खबरों की दुनिया का नया बाजीगर केशव पंडित। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है और आप देख रहे हैं इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस। देवघर झारखंड से हमारे साथ में लाइव है इस वक्त श्री नारायणी सेवा ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष और ग्रामीण मुख्यमंत्री लघु एवं कुटीर उद्योग विकास बोर्ड राज्य के सह अध्यक्ष रंजीत प्रसाद राय। एक्सक्लूसिव है वही लड़ाई जो बार बार आपको लड़नी पड़े आजादी के बाद, फिर हम क्या आजाद हैं? सवाल ये भी उठता है। इस देश में RTI एक्टिविस्ट हैं, इस देश में तमाम वकील अधिवक्ता हैं, ऐसे वकील जो बड़े वकील हैं। एक आतंकवादी हायर कर सकता है उसको, लेकिन इस देश के 32,000 लोग वो उसको हायर नहीं कर सकते। क्या होगा ऐसे वकालत जहाँ लोग ये देखें कि अजमल आमिर कसाब जैसा व्यक्ति यहाँ आता है, आतंकवादी व्यक्ति कहना तो मैं ये कहता हूँ कि मानवता को शर्मसार करने वाला शब्द हो, और वो यहाँ आकर के हजारों लोगों को मार के चला जाता है। उसको बचाने के लिए वकील जाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य कि इस देश में जो मर रहे हैं, जो न्याय मांग रहे हैं, उनके लिए इसी देश के वकील इसी देस के लोगों के काम नहीं आ रहे हैं। पाकिस्तान से अगर कोई
आतंकवादी आकर के बम फोड़ेगा तो उसको बहुत देश का सबसे महंगा वकील उसको मिल जाएगा, बहुत ही आसानी से, फ्री में उपलब्ध। अब इसको फ्री में आप कहेंगे, जब महंगा है तो फ्री में कहेगा, तो उस आतंकवादियों के आका उसको पैसा तो भिजवाते हैं, खा भी रहा है और उसको बचाने के लिए लड़ भी रहा है। तो ऐसे देशद्रोही जो है इस देश में रहेंगे, तब तक इस देश का कैसे भला हो पाएगा? कैसे कहे कि हम अभी भी आजाद हैं, कैसे कहे हम गुलाम नहीं हैं, जहाँ आपको अपना ही पैसा पाने के लिए दूसरों के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है और उनसे कहना पड़ता है कि साहब आप दे दीजिए। धमकी मिलती है कि पैसा मांगोगे, लेकिन एक काम के समय ये सब चीजें नहीं देखती। सरकारें सिर्फ वादे करना जानती हैं और भूलना, उसे बोला और आप कुछ की चीजों को भूल जाती हैं। अगली बार कहेंगे केवल विपक्ष की गलतियां लेकर के आएंगे, हमने खुद कितनी गलतियां की हैं, हमारे कार्यकर्ताओं ने कितने बलात्कार किए हैं, हमारे कार्यकर्ताओं पर मर्डर के कितने चार्ज हुए हैं, हमारे कार्यकर्ताओं ने चोरियां कितनी की हैं। बहुत सारे चोर पकड़े जाते हैं कई पार्टियों के, जब भी आप देखेंगे कोई बकरी चोर से लेकर के बड़ी कारों तक के चोर जो है ये किसी न किसी पार्टी के संरक्षण में पल रहे होते हैं और वो निकल के आते हैं। क्या इनकी गिनतियां बाहर निकल के आती हैं? अगर निकलें तो वो पार्टी ही करवाती है, पार्टियां ही इन चीजों को बढ़ावा देती है, चाहे वो मानव तस्करी हो। अरे इस देश से तिनका बाहर नहीं जा सकता है, इस देश से बेटियां गायब हो रही हैं, हर साल कितनी किडनैपिंग होती है, विदेशों में बेच दी जाती है, मानव तस्करी, क्या अपराध नहीं होता है इसके, कोकीन कितनी आ जाती है। आप देखिए उस पर आगाह नहीं फूकता है। और यही जो कहते थे कि राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ठीक है, तो जो राम को लाए हैं वो माल्या कब लाएंगे? आप तो माल्या कीजिए। क्या इस देश में विजय माल्या बाहर घूम रहा है? अब कितनी संपत्ति आपने, इतना समय आप लगा रहे हैं जी। रणजीत जी, इस देश के कानून को क्या और कड़ा करने की जरूरत है या बड़ा करने की जरूरत है, या अधिकारियों को सुधारने की जरूरत है? क्या आपको लगता नहीं कि जो लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, बोले किस लिए पढ़ा रहे हो? सरकारी नौकर बन जाए, ठीक है। सरकारी नौकरी क्यों? सरकारी नौकरी इसलिए बनाना चाह रहे हैं अपने बेटे को क्योंकि काम नहीं करना पड़ता है वहाँ। मतलब हमारी सोच पहली है कि हमने अपने बेटे को इतना पढ़ाना, हमने कर्ज लेकर के पढ़ाना, इसलिए पढ़ाना क्योंकि काम नहीं करना पड़ता। हमारा बेटा अगर सरकारी नौकरी पालेगा तो काम नहीं करना पड़ेगा, वहाँ आराम थोड़ी का पैसा मिलता है, ये माता पिता को भी पता है। प्राइवेट जॉब करेगा वहाँ भले ही 40,000 का 50,000 मिले, लेकिन वहाँ काम करना पड़ता है, वहाँ काबिलियत दिखानी पड़ती है, इसलिए बेटा वहाँ पर हमारा सक्सेस नहीं है। आज आप देखें तो प्राइवेट जॉब हो या सरकारी, लेकिन बात ये आती है कि जो लोग बहुत ही निचले स्तर से काम करते हैं और वो बड़े हुए अधिकारी जिनके माता पिता ये कहते थे इसलिए उनको नौकरी दी कि इनको काम नहीं करना पड़ेगा, तो वो काम कर भी नहीं रहे, वो तो अपनी जिम्मेदारी सही निभा रहे हैं ना 32,620 के साथ, कि वो काम ही नहीं कर रहे हैं। क्योंकि सरकारी जो नौकरी का काम है उसका सीधा स्लोगन है कि काम नहीं करना पड़ता, और काम करना पड़ जाए फिर सरकारी नौकरी के साथ क्या IAS IPS। इसलिए मेहनत थोड़ी नहीं की थी कि हम पढ़ने लिखने के बाद में IAS IPS की शपथ लेने के बाद में यहाँ काम करेंगे आकर के, क्योंकि काम न करना पड़े इसके लिए तो ये नौकरी पाई हमने। और फिर भी आप बोल रहे हैं कि काम कीजिए, तो कैसे करें वो काम? जी देखिए केशव जी, जहाँ तक कानून के बात आप कह रहे हैं, कानून में सिर्फ ईमानदारी लाने की जरूरत है। कानून यदि ईमानदारी पूर्वक निभा दिया जाए सभी के द्वारा ऊपर से नीचे तक, तो आपका जो काम 1 महीने में हो रहा है वो 1 दिन में होगा। सिर्फ कानून में ईमानदारी लाने की जरूरत है। और कैसे आएगी? मैं आपसे बताना चाहता हूँ, मैं एक सवाल आपसे बीच में कर रहा हूँ, सोचना चाहूंगा, और ये बहुत जरूरी अहम सवाल है। एक बेटी का बलात्कार कोई भी कर सकता है इस देश के अंदर, क्योंकि बलात्कारी तो कहीं भी मिल जाते हैं, कहीं भी कोई कर रहा है, चाहे वो छोटा हो सकता है, अमीर हो सकता है, गरीब हो सकता है, क्योंकि बलात्कारियों की कोई जाति नहीं होती। बड़े बड़े कानून बनाए गए, फांसी भी गए, एनकाउंटर भी किए गए, बहुत अच्छी बात है। इस देश को भारत माता का, ये देश मातृभूमि है, ये देश टुकड़ा नहीं है, जीता जागता राष्ट्र कैसे है। और हमारी खुद रगों में ये चीज पता है और हमारे शास्त्रों में पता है कि हम जिस मिट्टी, जब हम नहीं थे तब भी ये मिट्टी थी, और जब हम नहीं रहेंगे ये मिट्टी तब भी रहेगी, ये जमीन ये धरती तब भी रहेगी, इसलिए इसको मानते हैं। एक सवाल है आपसे, इस देश में जो भ्रष्टाचार है वो कौन करते हैं? क्या गरीब भ्रष्टाचार कर सकता है? नहीं। मतलब
देश में भ्रष्टाचार करना माँ के बलात्कार करने के बराबर नहीं है क्या? एक IAS IPS के घर में अगर 2400 करोड़ 2500 करोड़, मंत्री के घर में 2000 करोड़ 5000 करोड़ अगर निकल रहा है तो ये माँ का बलात्कार कर रहे हैं कि नहीं? और भारत माता का बलात्कार करने वाले लोगों को क्या फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए? अरे एक IPS एक मंत्री को उल्टा फांसी पर लटका दो तो भ्रष्टाचार करने के लिए 100 बार सोचेंगे लोग। मैं ये कहता हूँ कि 20-25 लोगों को अगर नहीं लटकाया गया होता, राम रहीम के ऊपर दोष सिद्ध हो गया कि इसने बलात्कार किया, इसने हत्याएं की, सजा देने की क्या जरूरत है? उसको सरेआम फांसी दे दीजिए। इस देश में जब तक ये रावण जिंदा नहीं जलाए जाएंगे, जब तक इन रावणों को नहीं मारा जाएगा, इनको पाला पोसा जाएगा, तब तक आपको लगता नहीं कि अपराध बढ़ेगा, केवल हिंदू मुस्लिम से काम चल जाएगा। क्या राम रहीम को जरूरी है जिंदा रखना? कौन कहता है भाई बलात्कारी है, ये दोष साबित हो गया, डबल सजा दी गई। हत्यारा है, ये भी साबित हो गया। देश के अंदर हत्यारे को भी फांसी होनी चाहिए, रेपिस्ट को भी होनी चाहिए। राम रहीम को क्यों जिंदा रखा है भाई? कौन सा एहसान कर रहा है? उससे कौन सा ज्ञान मिल रहा है? और कौन सी उपलब्धि जो है भारत माता की बढ़ रही है? कौन से हम विश्व गुरु की श्रेणी में चले जाएंगे उसको जिंदा रख कर? क्या ऐसे लोगों को जिंदा रहने का अधिकार है भी जो ऐसे काम करते हैं? और फिर उनसे सत्ता पक्ष के विधायक, महिलाएं खुद उनसे कहती हैं पिताजी अभी भी आशीर्वाद दे दीजिए, कुछ आशीर्वाद बाकी रह गया होगा कुछ महिलाओं का, जो भारतीय जनता पार्टी की ऐसी महिलाएं चाहती हैं। उन्होंने या तो इतिहास पढ़ा नहीं होगा या पढ़ा है तो फिर जानबूझ के आशीर्वाद पिताजी का लेने चाहिए। तो आप कैसे देखते हैं कि बड़े लोगों को जब तक फांसी नहीं मिलेगी, क्या तब तक कानून जो है सिर्फ छोटे लोगों के लिए ही है या बड़े लोगों के लिए है? ये कानून ने कभी साबित किया है? क्या कानून कभी ने अग्नि परीक्षा दी है अपनी माता सीता की तरह? वो खुद में खरा उतर पाया कि भाई कानून कितना बढ़िया है? संविधान कभी खुद में खरा उतरा है क्या? कानून ने कभी खुद को क्या अग्नि परीक्षा नहीं देनी चाहिए? और क्या खुद की परीक्षा में वो खरा उतर पाया? कितना पारदर्शी कानून है इस देश का। जी देखिए केशव जी, अत्याचारी पे तो कभी किसी तरह का रियायत देना ही नहीं चाहिए, छूट देना ही नहीं चाहिए। उस पर जितना सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो, उसके लिए फांसी की यदि उचित हो उसे फांसी भी कानूनी कार्रवाई। अगर राम रहीम को फांसी होती तो आने वाले समय में सनातन में भी बड़ा शुद्धिकरण होता। जो बाबा रेपिस्ट हैं वो निकल के नहीं भागते, या तो वो अपने धंधे बंद कर देते और या फिर सनातन की ओर जो है उसका सही ज्ञान और सही चीजों में जो है भागते। तो ऐसे बाबाओं को अगर फांसी नहीं दी जा रही, उनको पाला पोसा जा रहा है इस देश में, उनसे बड़ा ज्ञान बढ़ रहा है इस देश को। विश्व गुरु की श्रेणी में हम लोग जा रहे हैं, बात विश्व गुरु की करते हैं और काम जो है मैं अब कह नहीं सकता कि काम क्या कर रहे हैं। मतलब बलात्कारी का सहयोग देना, उसको जिंदा रखना, क्या सरकार भी बलात्कारी नहीं है क्या? उनके साथ में उतना ही तो रोल प्ले कर रही है। वो 4 से पकड़ के उनके एनकाउंटर कर दिए तो क्या हो गया? जिसने इतने बड़े दंगे करवाए वो राम रहीम आज जो है पैरोल पर छूट के 1 महीने के लिए प्रवचन देने आता है। तो बलात्कारियों से हम ज्ञान अगर लेंगे तो हम क्या कर पाएंगे, कैसे आगे बढ़ा पाएंगे? जी देखिए, आज का जो हमारा विषय है केशव जी, आपका मुद्दा तो उचित है, लेकिन हम अपना बात को अपने पास और आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि आप गूगल में कभी सर्च करके देखिएगा लघु एवं कुटीर उद्योग विकास बोर्ड रांची, आपको सारी डिटेल प्राप्त होंगे। लेकिन जब बोर्ड के अधिकारी से अलग नहीं था, बात किया, ये अलग नहीं था, ये उन लोगों के लिए सीख है और मुख्यमंत्री से अपील है कि कम से कम अपने राज्य से अगर आप निष्पक्ष हैं और आप ईमानदार हैं तो अपने राज्य में ये भ्रष्टाचारी को आप फांसी दीजिए कि बाकी के अपने आप 32,620 को घर में पैर पकड़ के पैसे देने कहेंगे कि साहब ले लो, 2017 से अभी तक की जो गलती हुई है उसको आप माफ कर दीजिए तो गंगा नहा लेगा कर। ये चीज होने लगेगी अगर एक भी भ्रष्टाचारी को फांसी अगर दे दी गई, बोल दे दिया गया, अगर इतना भी कह दिया गया कि आजीवन सजा, तो भी मैं ये कहता हूँ दावे से कि कम से कम कुछ नहीं तो 50% लोग सुधर जाएंगे अगर ऐसे लोगों को दिया गया। ये जो पीड़ित लोग हैं उनके पैर पकड़ के उनको पैसे देंगे, कहेंगे कि जो गलती हुई है उसको आप क्षमा कर दीजिए, परिवार सहित हम प्रायश्चित करने के लिए आएंगे, साष्टांग दंडवत करेंगे लोग। क्या सरकारें उतनी सख्त हो पाएंगी? जब भी सरकार विपक्ष में होती है तो इनको बालू माफिया, भू माफिया, मीडिया माफिया, शिक्षा माफिया, ये सारे माफिया दिखते हैं। जब हम विपक्ष में होते हैं, यही पार्टियां जब सत्ता में आती हैं तो ये माफिया इनको आय के स्रोत लगने लगते हैं, ये इनकी कमाई का जरिया बन जाते हैं,
ये इनका कोठा और धंधा चलाने वाले जो लोग हैं, ये इनके लिए कमाई कर करके दे रहे हैं, तो इनको तो कोई आपत्ति है ही नहीं। तो ये प्रश्न क्यों उठाएं, ये सहयोग क्यों जनता का करें? क्योंकि 5 साल तो इनको पैसे से पढ़ना है, पढ़ाने हैं, इनको हेलीकॉप्टर से नीचे उतर के नहीं चलना है, इनको कोट भी तो पहनना है 50 लाख का, बड़ी बड़ी पार्टियां करनी है, बड़ी बड़ी हीरोइन अपने छोटे छोटे कार्यक्रमों में नचवानी है, तो नचनियों को बुलाना है। तो बात यह है कि ये पैसा कहाँ से आएगा? जनता के इस पैसे से 32,620 लोगों की अगर सैलरी नहीं खाई जाएगी और बरसों से नहीं खाई जाएगी, तो ये कैसे संभव है? क्योंकि पैसा तो उतना ही है इस देश के अंदर। एक दो को लटकाया जाए, एक दो के साथ में गलत अगर हो इस देश में, जैसे आपको एक हवाला देता हूँ, एक क्रांतिकारियों ने क्या किया था, एक रेप कर दिया था केरल में, आपको याद होगा, जेल से निकाल लिया था क्रांतिकारियों ने इसी भीड़ में। मैं तो क्रांतिकारी उनको बोलता हूँ, भीड़ को, उन्होंने जेल से उस व्यक्ति को निकाल करके और उसका जो है भुगतान काट दिया था और जिंदा लटका दिया था, नंगा करके। जब तुम्हें बलात्कार करने में, नंगे होने में शर्म नहीं आती है, आप सजा लेने में क्यों? भाई आप जिस चीज के लिए आप कर सकते हैं, आप नंगे हो सकते हैं, अकेले में आप होते हैं, तब तो आप नहीं शर्माते, यहाँ आप हो जाइए। तो जनता जो कर रही है, अगर ऐसा किसी एक भ्रष्टाचारी के साथ में उसको लटका दिए भीड़, तो मैं ये दावे से कहता हूँ इन लोगों में डर और दहशत होगा, 10-12 कम से कम लटकाए, तो इनके अंदर खौफ बढ़ेगा। अपनी क्रांति कहीं ना कहीं से शुरू होनी जरूर चाहिए। हर चीज संविधान के भरोसे अगर बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। शायद और बात में हमारे ऊपर मुकदमे भी दर्ज होते हैं, जो लड़ते हैं, हम तो बोल रहे हैं कि आप करिए, आपको तकलीफ पहुंचती है। जितने भी औंकते हैं उन लोगों को तकलीफ पहुंचती है हमारी बात से और हमारी चीजों से। वो देखते हैं कि हमारे ऊपर कार्रवाई कैसे हो सकती है, लेकिन खुद में बदलाव नहीं आती है। जी केशव जी, मैं आपसे 2 मिनट टाइम देता हूँ और कि गूगल में आप सर्च करिए मुख्यमंत्री लघु कुटीर उद्योग के बारे में, जो है सभी डिटेल वहाँ पे मौजूद है। लेकिन मैंने जब आला अधिकारी से बात किया, बोर्ड के डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और सीईओ से मैंने जब बात किया, तो उनके द्वारा कहा गया कि ये गूगल पे जो वेबसाइट है, ये कोई एक वेबसाइट है, हमारा विभाग का नहीं है। जिस उस वेबसाइट में आप देखेंगे कि जो उस समय सचिव थे राजबाला वर्मा जी, उनका स्टेटमेंट उसमें दर्ज है। उस स्टार्टिंग पीरियड में था कि 1,000 रुपये पर महीने जो विलेज कोऑर्डिनेटर का मानदेय किया जाएगा। अब आला अधिकारियों का कहना है कि ये वेबसाइट फेक है, किसी भी तरह से वो कोई भी कागजात को मानने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए मानने के लिए तैयार नहीं है, हम लोगों को जो विलेज कोऑर्डिनेटर है उसका आवाज वो कहीं तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी जनप्रतिनिधि भारत के, मैं प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी से मैं आग्रह करूंगा कि यदि आपके यहाँ यह समाचार पत्र प्राप्त होता है कि विलेज कोऑर्डिनेटर 32,620 का जो है मानदेय नहीं दिया जा रहा है 5 सालों से, तो आप इसमें पहल कर और उचित जो कार्रवाई है विलेज कोऑर्डिनेटरों को मानदेय दें। और यदि आपको अनुचित लगता है तो ये मुख्यमंत्री लघु कुटीर उद्योग बोर्ड जो है बर्खास्त कर दिया जाए। अनलीगल रूप से जो चल रहा है उसको संचालित न करके सरकारी खजाने का दुरुपयोग नहीं करें। ये जनता का पैसा है और जनता का पैसा दुरुपयोग कर रहा है बोर्ड का। जो भी अभी अधिकारी हैं, जो भी जिला कोऑर्डिनेटर है, प्रखंड कोऑर्डिनेटर है या बोर्ड का जो आला अधिकारी है, उनके द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है। इस दुरुपयोग को श्री नारायणी सेवा ट्रस्ट के माध्यम से हम लोग रोकेंगे। वेबसाइट को ही फर्जी बता दिया गया। जी, आप वेबसाइट निकालें, उसमें सारा डिटेल्स दिया हुआ है। चीफ सेक्रेटरी का उसमें स्टेटमेंट नोट है, आप देखिए। मैंने आला अधिकारी से बात किया, सीईओ से बात किए, उसके बाद डायरेक्टर से बात किया, डिप्टी डायरेक्टर से मैंने बात किया, तो उन्होंने कहा कि ये वेबसाइट जो है फेक है। अभी स्क्रीन पर वेबसाइट दिख रही है जो हमारे ग्रामीण मुख्यमंत्री लघु एवं कुटीर उद्यम विकास बोर्ड, यही है ना वेबसाइट? जी, यही बोर्ड है। गवर्नमेंट की वेबसाइट है, साथ वो अगर लेता है जहाँ पर government.in लगा है तो वो वेबसाइट ही वेबसाइट होती है। जी, और ये इस वेबसाइट को बोर्ड के आला अधिकारियों के द्वारा ये फर्जी बताया जा रहा है। जी, जब इसमें आप और क्लिक करेंगे तो इसमें चीफ सेक्रेटरी का
जो है स्टेटमेंट आपको मिलेगा। इसमें एक स्टार्टिंग पीरियड में था 1000 रुपये महीने, लेकिन यहाँ पर जो है जो दिया गया है ये तो गवर्नमेंट की वेबसाइट है, झारखंड सरकार का लोगो है, कैसे बोल सकते हैं कि ये झूठ है? जी, हम लोगों को डिप्टी डायरेक्टर और बोर्ड के आला अधिकारियों के द्वारा इस वेबसाइट को फर्जी बताया गया है। इसमें जो है क्या है, सारा कुछ लिखा है। झारखंड राज्य के 32,620 गाँव में तसर लाभ बदमाश 32,620 गाँव में जो किया गया है वो पूरा इनका चल ही रहा है। और ये साफ केशव जी इस बोर्ड में जो है, इस बोर्ड का जो उद्देश्य है गठन करने का, ये है कि 32,620 गाँव में तसर लाभ मधु बांस लघुवन पदार्थ औषधीय पौधे फल सब्जी एवं अन्य कृषि उत्पाद आधारित लघु एवं कृषि उद्योग की स्थापना के साथ साथ हस्तशिल्प एवं हैंडलूम के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर स्वरोजगार सृजन करना एवं प्रति व्यक्ति आय में समृद्ध करना जी। और इस तरह सभी योजनाओं को जो है धाराशाही करते हुए, नजरअंदाज करते हुए इस योजना को फेल कर दिया। और मुख्यमंत्री लघु कुटीर उद्योग का जो बोर्ड का वो जो उद्देश्य था उसको भी धाराशाही करते हुए सरकारी खजाने का जो उपयोग बोर्ड के अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन ये सरकार को पता नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है कि इतना बड़ा अगर ये वेबसाइट फर्जी है तो इसको अभी तक बंद क्यों नहीं किया गया, वो भी गवर्नमेंट को फर्जी वेबसाइट चलाने में। तो अगर ये पूरा का पूरा जो है प्रोग्राम ये वेबसाइट बोर्ड के आला अधिकारियों के निगरानी में है, लेकिन हम लोगों को फर्जी बताया जा रहा है। लेकिन उन्होंने लिख कर दिया है, उनसे बोलिए कि अगर ये फर्जी है तो आप लिख कर दे दीजिए कि फर्जी है। हम लोगों का कोई भी आवेदन देने के लिए बोर्ड तैयार नहीं है। हम लोगों के द्वारा कोई भी आवेदन देने के लिए तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री का संदेश भी है कि उल्लास लगाओ, उद्योग लगाओ, ये स्क्रीन पर जो है दिख रहा है। तो ये कैसे दिख रहा है? क्योंकि अगर मुख्यमंत्री जी इसमें इन्वॉल्व नहीं है, मुख्यमंत्री जी के द्वारा नहीं चल रहा है, मुख्यमंत्री जी इसमें इस बोर्ड के अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री जी इस बोर्ड के अध्यक्ष हैं। मुख्यमंत्री जी इस बोर्ड के अध्यक्ष हैं और इसमें 13 सदस्य हैं। इस बोर्ड में जो समिति का गठन किया गया है, समिति में अध्यक्ष जो है मुख्यमंत्री जी हैं और 13 सदस्य इसमें हैं, जिसमें कि सेक्रेटरी भी हैं। तो इसके बावजूद ये कैसे जो है ये लोग कर सकते हैं? इसको कोर्ट में आपने नहीं डाला, इन 32,620 लोगों को कोर्ट आप लेकर भी जाइए, क्योंकि ये लड़ाई अगर लंबी ही चलनी है तो फिर कोर्ट में जो है आप लड़ सकते हैं। आप देखिए कि नीचे स्क्रीन पर जो है इसमें मेक इन इंडिया, माई गोव और तमाम तरीके की साइटें और ये सारा कुछ दिया हुआ है। मुख्यमंत्री लघु एवं कुटीर उद्यम विकास बोर्ड साफ साफ लिखा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी सुनवाई नहीं हो रही है। विज्ञापन बड़े बड़े किए जा रहे हैं, दावे बड़े बड़े किए जा रहे हैं। और यहाँ पर जहाँ हम जैसा कि देख पा रहे थे कि होम पर उन्होंने क्या दिया हुआ है, तो होम पर भी साफ साफ दिया है कि किन किन चीज़ों को लेकर के आप आगे सीख सकते हैं और क्या क्या इसमें जो है आगे इसके अंतर्गत आने वाले कार्य, संपर्क सूत्र तक इसमें दिया गया हुआ है जो ऊपर जो है पड़ा है। तो यहाँ जब ये सारे काम जो है चल रहे हैं, फर्जी नंबर है क्या, फर्जी वेबसाइट है क्या, अगर है तो ऐसा कहने वाले अधिकारी इसको बंद क्यों नहीं करवाते अगर ये फर्जी है? देखिए, बोर्ड के जो भी अधिकारी हैं वो विलेज कोऑर्डिनेटर का अपना हक मार के वो अपना गबन कर रहे हैं और सरकारी जो खजाना है, जनता का जो पैसा है। संजीव कुमार यहाँ पर पूरा बोर्ड के ओएसडी, डिप्टी डायरेक्टर ये निकल के, अकाउंटेंट कौन है और ये सारा पूरी टीम जो है निकल के आ रही है जी। अधिकारियों की इतनी बड़ी साजिश जो है और वो भी मुख्यमंत्री कार्यालय से अगर चल रही है, फर्जी वेबसाइट है, तो मेरा तो सवाल यही है कि अभी तक जो है कार्यक्रम जितने चलाए जा रहे थे वो अगर फर्जी कार्यक्रम थे और ये फर्जी जो है स्कीम थी, तो अभी तक जो है अब मुख्यमंत्री क्यों इस पर कार्यवाही नहीं करवा रहे हैं? देखिए, हम लोग तो मुख्यमंत्री जी के पास आवेदन ऑलरेडी दिए हुए हैं
उनके द्वारा आश्वासन भी दिया गया, फिर भी मैं बहुत बार स्पीच पोस्ट ईमेल के माध्यम से सीएमओ में आवेदन दिया हूं, लेकिन किसी तरह का कोई जवाब हम लोगों को नहीं मिलता है कभी। मैंने सीएम साहब के जो पर्सनल व्हाट्सएप, जो उनका ऑफिशियली व्हाट्सएप है, उन पे मैं काफ़ी मैसेज भी किया हूँ, कभी उनके द्वारा रिप्लाई हम लोगों को नहीं दिया गया। इस मैटर पे हम लोग कुछ कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने दिए हैं कि कार्यकलाप इनके कितने हैं, इनके मधुमक्खी पालन का इनका जो है जो था पिछला था। अभी जो कार्यकलाप इनके आने वाले कार्यक्रम है, पिछले कार्यक्रमों का तो इन्होंने जो पैसा नहीं दे पाया है कि अब अगला इनका जो कार्यकलाप है वो है मधुमक्खी पालन। ये दिखा रहे हैं कि बांस है, बांस का हस्तशिल्प है, इसमें लाह का काम। उसके बाद भूमिहीन में राज्य के प्रत्येक गांव में भूमिहीन अत्यंत गरीब पिछड़ों का सर्वे किया गया, जिसके आधार पर कुछ 26 जिलों में लगभग 35,000 ग्रामीणों को भूमिहीन अत्यंत पिछड़ों के रूप में चिन्हित किया गया। शिल्पकार, हाट बाजार, उद्यमी मंडल, ये आने वाले इनके कार्यक्रम है। लेकिन जब 2017 से अभी तक उन लोगों को काम नहीं हो पाया है, तो ये कैसे विश्वास कर लिया जाए कि ये योजनाएं सही हैं, फर्जी नहीं। और वेबसाइट जब उनके खुद अधिकारी बता रहे हैं गैर जिम्मेदारी से, तो ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी? सवाल ये भी है साथ में कि केवल इनका वेतन नहीं दिया जाएगा, या फिर ये फर्जी जो साइट है, जो फर्जी योजना है जिसको वो फर्जी बता रहे हैं उनके अधिकारी, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए अथवा नहीं, ये सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए। क्योंकि ऐसे लोग जो है तो समाज के लिए जहर है। इसके समान सरकारों में और जनता के बीच अगर योजना नहीं है तो फिर कैसे ये योजना पैदा होगी रातों रात? सवाल तो बहुत सारे उठेंगे और जवाब भी देना पड़ेगा। इस बोर्ड में 4 डिप्टी डायरेक्टर का नियुक्ति की गई है। जब हम लोग 6 फरवरी 2020 को बोर्ड पहुंचे कुछ विलेज कोऑर्डिनेटर के साथ में, तो वहां पे एक जो डिप्टी डायरेक्टर के पोस्ट पे कोई मैडम थी, उनके द्वारा हम लोगों को कहा गया कि आप लोगों के ऊपर FIR करेंगे, आप लोग आके हंगामा करते हैं। जबकि हम लोग शांतिप्रिय ढंग से कार्यालय गए, वहाँ पे हम लोग जो है अपने हक की बात बोले, आवेदन देने के लिए गए, तो उनके द्वारा कहा गया कि ये आवेदन आपका अच्छा नहीं है, हम लोग ये आवेदन को स्वीकार नहीं कर सकते हैं, आप लोग आवेदन मुख्यमंत्री जी को दीजिए। केशव जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहता हूँ कि उस विभाग के जो भी आला अधिकारी हैं वो भ्रष्ट हैं, करप्ट हैं, उनको जांच एजेंसी के द्वारा जांच कराया जाए, उनका प्रॉपर्टी का भी जांच कराया जाए और 2017 से जितना गबन किया जाए उसके एग्जैक्ट जांच किया जाए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि 25,630 कोऑर्डिनेटर का जो अंश है वो बेवजह और फिजूल कामों में वो खर्च कर रहे हैं। बिल्कुल। देवघर झारखंड के जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, ये टीवी न्यूज चैनल की पहले तो उन सभी से अपील है कि या तो अपने में बदलाव करिए, नहीं तो वहां से मुहिम, आज ये पहली मुहिम है और ये बंद नहीं होगी। एक एक अधिकारी के खिलाफ चलाया जाएगा। अगर RTI एक्टिविस्ट मिलेंगे तो वो भी बिठाए जाएंगे इस चैनल पर। आपकी संपत्ति के खुलासे लेकर के बहुत सारे लोग बैठे हैं, ये मत समझिए कि वो केवल दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं और उनको कोई मंच नहीं मिलेगा। इसमें तमाम मंच है और जिस दिन सही मंचों पर आवाजें उठने लगी और चिंगारी जिस दिन जली और आपने इग्नोर किया कि चिंगारी है हमारा क्या बिगाड़ेगी, चिंगारी जो है कब विशाल ज्वाला में बदल जाए ये पता नहीं चलता है। राम रहीम भी कभी नहीं सोचता था, ये आसाराम ने भी कभी नहीं सोचा था। बड़े बड़े लोग जो आज जेलों में सड़ रहे हैं उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि चिंगारी से हमारा विनाश हो सकता है। हमारी तो लंका सोने की है, इसको कोई आग लगा सकता है क्या? वो तो रावण की लंका में आग इसलिए लगती कि हनुमान जी थे, वो तो भगवान थे। अब आज के युग में कोई भगवान थोड़ी है जो हमारी लंका को आग लगा देगा, क्षति पहुंचा देगा। कांग्रेस जैसी देश की इतनी पुरानी प्रतिष्ठित और बड़ी पार्टी आज खत्म हो गई। एक वोट के लिए तरफ रही, वो इसके लिए कि उनके कार्यों से जनता समझे। BSNL जैसी देश की बड़ी सरकारी संस्था जिसके अधिकारी आज भी अपनी वेतन के लिए भटक रहे हैं, क्योंकि जब हम उन अधिकारियों के पास जाते थे तो बस एक ही उनके पास काम होता था कि आप राशन कार्ड लेके आइए, आधार कार्ड लेके आइए, उसके बाद सिम लेके जाइए। तो सिम जब चलती नहीं थी, उसकी सेवाएं अच्छी नहीं थी, लोगों ने उसका त्याग करना शुरू कर दिया, छोड़ना शुरू कर दिया, बाइकआउट कर दिया उसका। और आज वो स्थिति बन गई है कि आज हाथ जोड़ जोड़ करके सिम ले रहे हैं कि आप एक तो खरीद लीजिए।
अरे आप इतनी चला रहे हैं, जियो के बीच में टाल लीजिए, मालूम नहीं चलेगा। इनको जो टारगेट बेस पर काम करना पड़ता है, समय से काम करना सीख लो। आने वाले समय में निजीकरण होगा तो पता नहीं चलेगा कि हाथ पैर जोड़ करके तुम टारगेट पूरे करते घूमोगे आने वाले समय में। तो अभी से शुरुआत कर दीजिए, अपने को सुधारना शुरू कर दीजिए, नहीं तो सिस्टम के साथ में फिट नहीं बैठेंगे आप, और चलेगा जरूर। जी, और कोई अपील आप करना चाहेंगे संजय साहब, मुख्यमंत्री जी से? जी, मैं आपके चैनल मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं झारखंड सरकार और केंद्र सरकार से मैं एक आग्रह करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि झारखंड में अभी लाखों किसानों का जो है 10 महीने का 10 किस्ती, 8 किस्ती, 5 किस्ती रुका हुआ है। माननीय केंद्र सरकार से मेरा आग्रह होगा कि जो होल्ड लगा हुआ है या जो प्रक्रिया में त्रुटि है, इस प्रक्रिया को सुधार कर किसानों को अविलंब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का भुगतान किया जाए। और जिस प्रकार से झारखंड में अभी खनिज संपदा का दुरुपयोग किया जा रहा है, उसका सदुपयोग करते हुए झारखंडियों को असली हक दिया जाए। खनिज संपदा का जो भी पैसा होता है दूसरे स्टेट में या भ्रष्ट करप्ट अधिकारी नेताओं के पास चला जाता है। इस खनिज संपदा का सुरक्षा के लिए एक ऐसे एजेंसियों का स्थापना किया जाना चाहिए जिसमें किसी भी करप्ट भ्रष्ट अधिकारी और नेताओं का नहीं चले। उसमें ईमानदारी पूर्वक सरकार के पास खजाना जाके जमा हो और वो जो है आम जनों के बीच में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोड, बिजली, पानी में उचित ढंग से काम हो। मैं सरकार से ये भी आग्रह करता हूँ कि श्री नारायणी सेवा ट्रस्ट जन कल्याणकारी हजारों प्रकार के कार्य किए हुए हैं, जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। सभी अधिकारी, पदाधिकारी, नेताओं, मंत्रियों से मेरा आग्रह होगा कि श्री नारायणी सेवा ट्रस्ट के यदि कार्य आपकी नजर में पड़ते हो तो उसमें आप सहयोग करें। प्राप्त सुन रहे थे हमारे ग्रामीण संभायक मुख्यमंत्री लघु और कुटीर उद्योग विकास बोर्ड राज्य के शाही अध्यक्ष श्री नारायणी सेवा ट्रस्ट के बैनर से पूरे देश में सेवाएं देने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष रंजीत प्रसाद राय जी थे और उन्होंने एक बड़े मुद्दे को उठाने हैं। हमारी सभी देशवासियों से अपील है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार मंत्री हैं, जो जिम्मेदार विधायक हैं, तो इसको संज्ञान में जल्द इस शिकायत का निपटारा करने की कोशिश करें ताकि जनता आपके प्रति फिर से विश्वास बनाए। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। और आप देखते रहिए देश का तेजी से बढ़ता ATV न्यूज़ चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम।